वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और पतंजलि वेलनेस सेंटर में बाबा रामदेव ने उनका स्वागत किया। आचार्य बालकृष्ण और स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे। सीएम योगी को वेलनेस सेंटर में उपचार की जानकारी दी गई। पौड़ी जिले के पोखरी गांव में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यमकेश्वर ब्लॉक के पोखरी स्थित पतंजलि योगपीठ के वेलनेस सेंटर पहुंचे। उन्होंने सेंटर में उपचार की आयुर्वेदिक पद्धति की जानकारी हासिल की। योगी आदित्यनाथ इन दिनों अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर के प्रवास पर हैं। आपको बता दें कि बुधवार को अपने पैतृक गांव पंचूर में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ यहां से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोखरी गांव में पहुंचे। पोखरी गांव में पतंजलि योगपीठ ने वेदा लाइफ वेलनेस सेंटर की स्थापना की। वेदा लाइफ में पहुंचने पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इस दौरान परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी मौजूद रहे। आचार्य बालकृष्ण ने योगी आदित्यनाथ को वेलनेस सेंटर में संचालित होने वाले आयुर्वेदिक उपचार और पंचकर्म की ओर से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट भी मौजूद रहीं। आज पतंजलि सेंटर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने परिजनों से भी मुलाकात की और कल ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की थी। उनके साथ में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था। महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण भी कल किया गया था और आज वेलनेस सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु बाबा रामदेव ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया था। वेलनेस सेंटर में उपचार की उनको जानकारी भी दी गई। ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से होती थी। लोग यहाँ पर अलग अलग फसल बोते थे। यहाँ पे दलहन भी होता था, यहाँ मड़ुआ भी होता था, यहाँ पर तमाम अन्य चीजें होती थी जो आज हमें मैदानी क्षेत्रों में बहुत महंगे दाम पर भी नहीं मिल पाती। प्रोटीन से युक्त बहुत अच्छी अच्छी दालें यहाँ पैदा होती थी, लेकिन लोगों ने बाद में छोड़ दिया। लोगों के पास अपने आवश्यकता की पूर्ति उनके दूसरे कार्यों से हो जाता था, तो लोगों ने खेती बाड़ी से पलायन करना शुरू किया। और आज स्थिति क्या है कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं। सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि जब तक स्वयंसेवी संगठन, धर्मार्थ संगठन भी उसके बीच में आकर के इस राष्ट्रीय कार्य के साथ नहीं जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, इस पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर नीचे से पानी पहुंचाना, क्योंकि जब स्वामी जी ने भी और आचार्य जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि हमने पोखरी में ऐसा बनाया है, मैं सच में कई वर्षों के बाद आया। तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मुझे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बहुत पहले बचपन में, मुझे लगभग आज से 35-40 साल पहले यहां मुझे 1-2 मांगलिक कार्यक्रमों में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और तब मैं सोचता था कि वहां तो पानी है ही नहीं, तो वहां पे कैसे सब काम हो पा रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा पानी कैसे है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने नीचे चेक डैम बना रखे हैं, वहां हम लोगों ने कुंड बनाए हैं, फिर वहां से पानी लेकर के आते हैं, फिर अलग अलग जगह हम लोगों ने स्टोरेज करके फिर उसको हम ऊपर तक पहुंचाए हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, उस दृष्टि से, और दूसरा हर घर नल की योजना के साथ।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और वहीं देहरादून में तेज हवाएं चल रही हैं और इन्हीं तेज हवाओं के चलते एक पेड़ भी सड़क पर गिर गया है, जिससे सड़क किनारे खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई जान माल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सड़क पर पेड़ गिरने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात भी काफी बाधित रहा। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है और उसी के चलते डोईवाला शहर में भी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश और ओलों की बौछार देखने को मिली। आपको बता दें कि डोईवाला समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के चलते आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है, साथ ही जंगलों में लगने वाली आग से भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जंगलों में हो रही पानी की कमी के चलते जानवर भी गाँव की तरफ रुख कर रहे हैं। अब समस्या खत्म नहीं होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के चलते जानवरों को जंगल में ही पानी भी मिल जाएगा। मसूरी में भी एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और मसूरी में दोपहर में अचानक तेज हवाओं के साथ में बारिश शुरू हो गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते मसूरी का मौसम काफी सुहाना हो गया है, जिसका देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों निचले इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए निचले इलाकों से लोगों ने पहाड़ों का रुख किया हुआ है। मसूरी में हुई बरसात ने लगातार तापमान में गिरावट दर्ज कराई है और वहां लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। कुछ दिनों से हो रही गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक अगले 2 दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। आगामी 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। केदारनाथ के भूभाग को 6 सेक्टर में विभाजित किया गया है और हर सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक सहायक सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। पैदल मार्ग पर यात्रा को संचालित करने के लिए 3265 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण किया गया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम ने गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग जंगल चट्टी में 18, भीमबली में 70 और लिंचोली में 400, बेस कैंप में 1200 और केदारनाथ में 1000 तीर्थ यात्रियों के रात्रि प्रवास की व्यवस्था की गई है, जबकि पैदल मार्ग पर 2000 यात्रियों के रात्रि प्रवास के लिए निजी टेंटों की व्यवस्था की गई है। केदारनाथ धाम में लगभग 4000 तीर्थ यात्री निजी लॉन्चों पर रात्रि प्रवास कर सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुचारू कर दी गई है, जबकि पैदल मार्ग पर सफाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए 4 दर्जन सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। सोनप्रयाग में बुकिंग काउंटर पे लगभग 3200 घोड़े खच्चरों का पंजीकरण हो गया है और पूरे यात्रा रूट को सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक लगभग 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके सहायतार्थ सहायक सेक्टर अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होना है। इसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस अपना भ्रम तोड़ना चाहती है तो हरीश रावत को चंपावत से चुनाव लड़ाकर देख ले, साफ हो जाएगा जनता किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। साथ ही हरदा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2022 के आम चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष हरीश रावत को बनाकर ये साफ कर दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और ये भी प्रचारित किया था कि जनता हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद मानती है। लेकिन हरीश रावत को जनता ने एक बार फिर से हराकर ये तय कर दिया है कि हरीश रावत प्रदेश की जनता की पसंद नहीं है। अगर अब भी हरीश रावत और कांग्रेस इसे मानने को तैयार नहीं है तो चंपावत से उपचुनाव में एक बार फिर से उनको मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि धामी भी मैदान में है और वहीं कांग्रेस हरीश रावत को अपना प्रत्याशी बनाकर स्पष्ट कर ले आखिर जनता की पसंद कौन है। कि हरीश रावत जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना करके और उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में उतार करके कांग्रेस ने ये मैसेज दिया था कि अगर कांग्रेस सरकार आई तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
लेकिन जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और स्वयं हरीश रावत को नकारा बुरी तरीके से, मात्र 19 सीटों में सिमट गए, उससे स्पष्ट संदेश था कि यहाँ की प्रदेश की जनता पुष्कर धामी जी को और भाजपा की सरकार चाहती थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ खटीमा की ऐसी परिस्थितियाँ हुई, कुछ अंदर भीतर घात, कुछ और बहुत सी बातें हुई जिनकी वजह से वो सीट हम जीत नहीं पाए धामी जी की। आज कांग्रेस के मित्र बहुत सी बातें कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चुनाव सामने है, पुष्कर धामी भी हैं, कांग्रेस चाहे तो हरीश रावत जी को उतार दे, जनता ये तय कर देगी कि इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री किसे चाहती है, कौन लोकप्रिय नेता है, फिर से एक बार टेस्ट हो जाएगा। उत्तराखंड चंपावत विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग के उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और आपको बता दें कि चंपावत में 31 मई को मतदान और 3 जून को काउंटिंग होनी है और इस सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का फैसला होगा। धामी के लिए सीट भाजपा विधायक कैलाश गैतोड़ी ने छोड़ी थी। खटीमा में हार के बावजूद भाजपा ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपी है, तो वहीं चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गैतोड़ी ने अपनी सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ने का फैसला किया। उपचुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने चंपावत में सीएम धामी की जीत के लिए रणनीति तय करके मोर्चा संभालने वाली टीमों का ऐलान कर दिया है और बताया जा रहा है कि प्रचार प्रसार में मंत्रियों के साथ ही पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी चंपावत में मोर्चा संभालेंगे। और वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी मंथन में जुट गई है। 3 विधायकों को पर्यवेक्षक के रूप में जिताऊ उम्मीदवार के नाम का पैनल तैयार करके हाईकमान को भेजा गया है। और वहीं कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी चुनाव में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए बैठक की। बैठक में सभी महिलाएं चंपावत के उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए चंपावत में मोर्चा संभालेंगी। और वहीं ज्योति रौतेला ने कहा कि उपचुनाव के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है और चंपावत से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, प्रदेश महिला कांग्रेस उन्हें जिताने का काम करेगी। आज हम लोग एक मीटिंग थी हम लोगों की, चारों वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे मेरी यहाँ पे हैं, तो हम लोग एक संगठन को लेकर बैठक कर रहे थे 5 लोग। लेकिन क्योंकि कल चंपावत की खबर आई तो हम लोग अभी वही डिस्कशन में थे कि हम लोग कब से जाएंगे और क्या क्या हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। क्योंकि महिलाओं के बीच में जरूर पहुँचेंगे, महिलाओं के बीच में हम अपनी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की उपलब्धि और जो आज इन्होंने महंगाई से, बेरोजगारी से लोगों को परेशान किया है, उन बातों को लेकर अगर हम गांव-गांव तक और महिलाओं तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि महिलाएं उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगी। और हमारी महिला कांग्रेस की टीम, पूरी टीम हमारी, मुझे चारों वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग हम लोग तैयार हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने चारधाम यात्रा की तैयारियों का सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियां बिल्कुल फेल है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन अभी भी चारधाम यात्रा रूट में पानी और उसके अलावा कई ऐसी बाधाएं हैं जिससे कि यात्रियों को दिक्कतें होंगी। सड़क की बुरी स्थिति पर्यटकों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। उन्होंने पत्रकार वार्ता करके बताया कि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन आज भी मार्ग पर अव्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। और साथ ही कहा कि मार्ग में पानी और पार्किंग की सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम नहीं है। उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के चमधर में लगातार हो रही बर्फबारी को लेकर भी बताते हुए कहा है कि पहले भी यहां पर नेटिंग करने की बात कही गई थी, लेकिन समस्या यहां भी जस की तस बनी हुई है, जो कि आने वाले समय में लोगों के लिए डेंजर जोन बन सकती है। निश्चित ही चिंता का विषय है और पूर्व में भी लोगों ने कहा था कि उसमें नेटिंग करा दी जाए ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। वो बिल्कुल सरकार कानून में उंगली डाल के बैठे रही। प्रशासन को बार बार कहा तो जा रहा है ये कर दो, टीवी न्यूज़ चैनल्स में ये कहा जा रहा हमने व्यवस्थाएं कर ली, पर हकीकत यह है कि मैं पिछले 6 दिन से लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कहीं भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आपने लैंडस्लाइड की बात की, आप रोड्स देख लीजिए, अचानक क्योंकि चौड़ी रोड है तो लोग तेज भी चल रहे हैं, लेकिन अचानक से पता चला रोड उखड़ी हुई है, गहरे गड्ढे हैं, किसी का भी कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो नहीं है। पानी की व्यवस्था के लिए मैं विशेष तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पड़ावों में पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों के एकोमोडेशन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है और यात्री आके गलत इंप्रेशन लेके जाएगा तो ये क्षति 1 वर्ष की नहीं होगी, ये क्षति कई वर्षों तक उसको हमको भरने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार कोई गलत इंप्रेशन लेके जाएगा तो दोबारा शायद ही वो यहाँ आए।
पुलिस ने विधानसभा सचिवालय और अन्य सरकारी सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर 3 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले नटवर लाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी द्वारा विधानसभा और सचिवालय समेत कई जगहों पर सरकारी नौकरी लगाए जाने के नाम पर लोगों से 3 करोड़ की ठगी की है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम रितेश पांडे है, जो कि लंबे समय से लोगों से विधानसभा, सचिवालय और अन्य सरकारी सेवाओं में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी कर रहा था, जिसके खिलाफ नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कई मुकदमे दर्ज हैं। आज इस बड़े शातिर को मुखानी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर आरोपी के उत्तराखंड रक्षा मोर्चा और बाद में कांग्रेस में बड़े नेताओं से संबंध रहे हैं। वो उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका है। उसके कई रिश्तेदार अभी भी सक्रिय राजनीति में हैं। वो नौकरी दिलाने के अलावा खनन पट्टे में पार्टनरशिप के नाम पर भी लोगों को ठगा करता था। वो मुखानी निवासी नवीन चंद जोशी द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से एक व्यक्ति रितेश पांडे को उसने 4.5 लाख रुपए दिए हैं, जो सचिवालय और विधानसभा में नौकरी के नाम पर उस व्यक्ति को पैसे दिए गए हैं। उसकी इस तहरीर के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमों का गठन किया गया। कल रितेश पांडे को मुखानी से गिरफ्तार किया गया है और उसका जुडिशियल रिमांड हो चुका है। आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसमें कई और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। रितेश पांडे के विरुद्ध कोतवाली रामनगर में और कोतवाली मल्लीताल में भी 420 के अभियोग पंजीकृत हैं और इसने कुल जो कल एक्सेप्ट किया है, इसने लगभग 3.5 करोड़ की ठगी की है कई लोगों से। अभी कुछ मामले और सामने आ सकते हैं और अगर किसी और थाने के मामले सामने आएंगे तो इसके विरुद्ध और अभियोग पंजीकृत किए जाएंगे। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के आर्यनगर वार्ड स्थित बिल्स पिपलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित रामायण पाठ में हिस्सा लिया और भगवान पिपलेश्वर महादेव के दर्शन किए। साथ ही रामचरितमानस कथा सुनी। इस अवसर पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री के सामने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए सहयोग प्रदान किए जाने की मांग की है और इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मंदिरों में देवताओं का वास होता है। सुबह शाम लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा आसपास के बड़े बुजुर्ग मंदिर परिसर में शाम के वक्त आपसी मेल मिलाप और एक दूसरे का हालचाल लेने आते हैं। मंदिर परिसर में न सिर्फ हमारी आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि हमें सामाजिक रूप से एकजुट रखने के माध्यम भी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर में मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण, मंदिर प्रांगण में टीन शेड का निर्माण और मंदिर प्रांगण में टाइल्स के कार्य को जल्द ही शुरू करवाया जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ऊखीमठ के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केदारपुरी में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीर्ष प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत सुविधाओं को विकसित करना है और जो कार्य किया गया है, जिसमें कि तीर्थ पुरोहितों के लिए आवासीय भवन का निर्माण, चिकित्सालय, कंट्रोल सेंटर, संगम घाट, मंदिर समिति का प्रशासनिक भवन, यात्रियों की सुविधा के लिए रैन सेंटर और उसके अलावा आस्था पथ का निर्माण कार्य आदि जो भी निर्माण कार्य है उसको गतिमान किया जाए, उन कार्यों को जल्द पूरा किया जाए, जिसके लिए उन्होंने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं और श्रमिकों के रहने समेत खाने की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में विराजमान बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह डोली पैदल यात्रा करके रात्रि प्रवास के लिए अपने तीसरे पड़ाव गौरी कुंड पहुंची। पंचमुखी चल विग्रह डोली आज बैंड की धुनों पर तीसरे पड़ाव के लिए निकल पड़ी है। इस दौरान बाबा के जयकारों से केदार घाटी का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया था और वहीं कई पड़ाव बड़ासू, शेरसी, रामपुर, सीतापुर और सोनप्रयाग होते हुए रात्रि प्रवास के लिए गौरी कुंड पहुंची, जहां पर स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों ने बाबा की पंचमुखी चल विग्रह डोली का स्वागत किया। 5 मई को बाबा की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 6 मई को बाबा के धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने लगातार कार्यालय से अधिकारियों के बिना अवकाश के गायब रहने की शिकायतों का संज्ञान लिया है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिला मुख्यालय के विकास भवन में लगभग सभी विभागों से अधिकारी और कर्मचारी नदारद दिखे थे, जिसके बाद अब आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने आदेश दिया है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो कि बिना बताए अपने कार्यालय से नदारद दिखाई दिए। इस कारण जनता को अपने काम करवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उन अधिकारियों पर नजर रखी जाएगी जो कि बिना अवकाश के गायब हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जाता है या क्षेत्र भ्रमण में जाता हमने अभी मंडल स्तर के भी और जिलाधिकारियों को भी दोनों को निर्देशित किया है कि यात्रा के समय ये अधिकारी अपने जो ड्यूटी स्थल है उस पर प्रवास करें, और उसके अलावा जो अगर कोई अधिकृत अवकाश लेकर जाता है या क्षेत्र भ्रमण में जाता है उसको पूर्व में सूचना रहे तभी मुख्यालय छोड़ें। तो इस विषय में और इसकी समीक्षा की जाएगी और गंभीरता से देखा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।